हेलो बच्चों। तो आज आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपके कक्षा 5 जिसकी आपकी बुक है हिंदी सुमन, उसका दूसरा आकलन। यानी कि इसमें हम जो आकलन दे रखा है अपनी बुक में, किताब में, ठीक है, उसको आज हम समझेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला अपन को एक चित्र दे रखा है। ठीक है, चित्र देकर कहानी बनानी है और उसे कक्षा में सुनाना है। ठीक है, तो एक चित्र दे रखा है जिसमें एक बिल्ली है, पेड़ पर चढ़ी हुई है, नीचे एक बच्ची खड़ी है। और अगले चित्र में एक बच्ची और लगता है उसकी माँ है शायद, वो खड़े हैं। और उसके अगले में दो बच्चियां हैं और एक माँ है, और बच्ची जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। और चौथा जो इसमें बिल्ली जो है वो बच्ची के हाथ में है और ये खुश लग रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक कहानी बना सकते हैं। किस प्रकार से मैंने एक बनाई है देखते हैं कि एक दिन एक छोटी बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। ठीक है, एक जो छोटी बिल्ली थी वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई। तो वो बहुत ऊपर चली गई और नीचे उतर नहीं पा रही थी। तो वो बिल्ली जो थी वो बहुत ऊपर तक चढ़ गई थी और नीचे वापस उतर नहीं पा रही थी। पास ही एक लड़की ने उसे देखा, वह जल्दी से अपनी माँ के पास गई। उसने माँ को सारी बात बताई। ठीक है, माँ ने कहा चलो उसे नीचे उतारते हैं। तो माँ ने कहा चलो उसे नीचे उतारते हैं। उसके आगे माँ ने अपनी बेटी को ऊपर चढ़ने में मदद की। लड़की ने सावधानी से बिल्ली को पकड़ा और उतर आई। दोनों बहुत खुश हुए और बिल्ली भी सुरक्षित थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो। ठीक है, किसी की भी हो, हमें हमेशा किसी की मुसीबत में उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप कहानी बना सकते हैं जो कि हमें चित्र को देख के लगा था। अगला दे रखा है कि कोई राजस्थानी गीत सुनाइए जो आपके स्थानीय परिवेश में गाया जाता है। ऐसा कोई राजस्थानी गीत सुनाना है जो आपके स्थानीय परिवेश यानी कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस गांव में वगैरह में, वहां पे ज्यादातर गाया जाता है। ऐसा एक कोई गीत आपको अपनी क्लास में सुनाना है। ठीक है, तो भाई हमारे यहाँ तो ये ज्यादा बोला जाता है, केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश। ठीक है, तो ये गाना आप सबने भी सुन रखा होगा और हमने सुना हुआ है ही, सुनते ही है। ये जो इस प्रकार से अगर आपके यहाँ पे कोई, आपके गांव में, आपके शहर में कोई जो प्रसिद्ध वहाँ का लोकप्रिय गीत है, उसको आपको अपनी क्लास में प्रस्तुत करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दे रखा है कि पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक पोस्टर दे रखा है और उसको ध्यान से पढ़ना है और हमें प्रश्न, आगे दो प्रश्न दे रखे हैं दो, कि पोस्टर के अनुसार हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है और 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो एक पोस्टर दे रखा है और पोस्टर पे जो भी लिखा है वो हमें ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हमें दो प्रश्न दे रखे हैं और उन प्रश्नों के उस पोस्टर के आधार पर हमें उत्तर देने हैं। तो इस पोस्टर में हमें देखने को मिलता है कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये हम सबको मालूम है, हमने पढ़ा था कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। और उसको मेडल मिला था उनको 1928 में मिला था, 1932 में और 1937 में। तीन मेडल हमें दिखाए गए हैं इसमें, जो कि एक 1928 में मिला था, 1932 में मिला था और 1937 में मिला था। ठीक है, और अब हमें चित्र देख के यानी कि पोस्टर देख के तो इतना ही मालूम पड़ता है। तो पहला प्रश्न ये रखा है कि पोस्टर के अनुसार हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है। सीधी सी बात है, पोस्टर के अनुसार हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या दे रखा था कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 29 अगस्त है, उस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला अपन को दे रखा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के लिए आप अपने विद्यालय में क्या क्या करना चाहते हैं। अपने विद्यालय के लिए प्रार्थना प्राध्यापक प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। यानी कि जब राष्ट्रीय खेल दिवस होता है उस दिन आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, आप अपने दिल से बताना है। आप अपनी तरफ से अपने विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए आपके जो विद्यालय के
प्रधानाचार्य है, ठीक है। या फिर कहे तो प्रधानाध्यापक जो है उनको एक पत्र लिखना है। पत्र आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखना है सेवा में, ठीक है। उसके बाद वहाँ की जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की दिनांक, उसके जस्ट नीचे श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद जो भी आपका विषय है, यानी कि जो भी आपको उनको कहना है वो सब इनमें आएगा। और उसके बाद आपका नाम आएगा, यानी कि आपका प्यारा शिष्य, जो भी आपका नाम है वो लिखा जाएगा। इस प्रकार से सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, सादर नमस्कार, ये मैंने छोटा सा बनाया है, ज़्यादा इसको मैंने लंबा नहीं खींचा है। आप जितना चाहे उस हिसाब से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, सादर नमस्कार, उनको नमस्कार करते हुए सारी की सारी बात अपने पत्र में लिखते हैं कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हेतु सुझाव देता हूँ कि विद्यालय में खेल प्रतियोगिता एवं भाषण कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि छात्रों में खेल भावना बढ़े, ठीक है। और नीचे आपका नाम, आपका शिष्य दुष्यंत, कक्षा 5, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना एक पत्र लिख सकते हैं अपने प्रधानाध्यापक को। सॉरी। आगे दे रखा है, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाकर लिखिए, यानी कि कुछ मुहावरे हमको दे रखे हैं, अब उनसे हमको वाक्य बनाना है, ठीक है। उनमें हमें वाक्यों का प्रयोग करना है। जैसे अपनी बात से पलटना, तो इसको वाक्य में प्रयोग करते हुए किस प्रकार से लिखा है कि आपने मुझे पतंग दिलाने से कहा था, अब आप अपनी बात से पलटना मत, ठीक है। अपनी बात से पलटना, इसका क्या हो गया कि आपने मुझे पतंग दिलवाने को कहा था, अब आपकी बात से आप बिल्कुल भी पलटना मत। तो पहला आप उनको दे रखा है मुहावरा की सिर खुजाना, तो इसके ऊपर एक वाक्य मैंने आपको बना के लिखा है। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई ये का यही लिखना है, ये मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया, ठीक है। तो सिर खुजाना पहला एक जो है मुहावरा, उसके ऊपर मैंने वाक्य बनाया कि कठिन सवाल सुनकर रामू सिर खुजाने लगा, ठीक है। जैसे ही कठिन खुजा जैसे ही मतलब कोई ऐसा सवाल हो जाए जो अपन को ना आए, ठीक है, तो सर में हाथ घुमाते हैं ना, उसे ही बोलते हैं सिर खुजाना। कठिन सवाल सुनकर रामू जो है सिर खुजाने लगा। दूसरा है आंख का तारा, यानी कि रीना अपने माता पिता की आंख का तारा है। आंख का तारा यानी उसके जीवन का सब कुछ, ठीक है। और तीसरा है आंखें चौंधिया जाना, यानी कि सोने के गहनों की चमक से मेरी आंखें चौंधिया गई, ठीक है। जैसे मैंने सोने के गहने देखे, उसकी चमक से मेरी जो आंखें हैं वो चौंधिया गई, यानी कि आंखों को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आगे है कानों कान खबर न लगना, यानी कि किसी को कुछ भी पता न चलना। उसके ऊपर है कि चोरी इतनी चुपचाप हुई कि किसी को भी कानों कान खबर न लगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इनके ऊपर अपने अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द को सुनकर वाक्य पूरा करना है अपन को, ठीक है। तो कुछ वाक्य दे रखे, पहला वाक्य दे रखा है कि घर जा रही थी। अब इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो राधा या फिर मोहन। अब इसमें से सही ऐसा लगता है कि घर जा रही थी। इसमें अगर मोहन रखेंगे कि मोहन घर जा रही थी, ये तो सही नहीं बैठेगा, तो इसकी जगह पे हमको लिखना है राधा। इसका सही कौन सा है, राधा, ठीक है। दूसरा है एक पत्ता हवा में, ठीक है। एक पत्ता हवा में अटका या फिर अटकी, पत्ता अटका ऐसे बोलते हैं ना, अटकी ऐसे नहीं बोलते, तो इसका सही कौन सा है, एक पत्ता हवा में अटका। तीसरा है पतंग आकाश में क्यों नहीं भटकी, ठीक है। पतंग वैसे ही बोलते हैं भटकती है, तो पतंग आकाश में क्यों नहीं भटकी। और चौथा है स्कूटर पर निकला मम्मी की सवारी, या फिर स्कूटर पर निकली मम्मी की सवारी, कैसा होगा, स्कूटर पर निकली मम्मी की सवारी, ठीक है, क्योंकि मम्मी स्त्रीलिंग है। और पांचवा है साइलेंसर से धुआं निकला, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि साइलेंसर से जो धुआं है वो निकली, तो इसका सही है साइलेंसर से जो धुआं है वो निकला। और लास्ट वाला है कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, या फिर ऐसे बोलते हैं कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझी,
ऐसे नहीं बोलते। तो इसका सही है, मुझे कोई भी प्रकार का उपाय नहीं सूझा। ठीक है, अब इसके आगे वाले देखते हैं। आगे अपन दे रखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित एकवचन शब्द को बहुवचन में बदलते हुए वाक्य बनाएं। यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित एकवचन शब्द जो है उनको बहुवचन बदलते हुए उनके वाक्य बनाने। ठीक है, तो इस रेखांकित शब्द यानी कि जिनके नीचे एक लाइन खींची गई है, ये शब्द जो है वो एक वचन है और उनको वापस बहुवचन में बदलना है और फिर से वाक्य को सही ढंग से लिखना है। यानी कि रानी ने मिठाई खाई, अब मिठाई जो है वो एक वचन है। ठीक है, अब बहुवचन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मिठाइयाँ खाई। ठीक है, तो रानी ने मिठाइयाँ खाई। इस प्रकार से पहला का कौन सा है, पवन ने कहानी सुनाई, और इसका इसका बहुवचन क्या हो जाएगा कि पवन ने कहानियां सुनाई। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, उसके लिए सॉरी, यहाँ पे पवन नहीं होगा ये। ठीक है, अगला है कक्षा में ताली की आवाज आई, तो कक्षाओं में तालियों की आवाज आई। इस प्रकार से बहुवचन बना सकते हैं हम। तीसरा है रमेश ने अपनी पुस्तक उठाई, तो ये पता नहीं थोड़े से गलत हो गए हैं, लेकिन ये कक्षाओं यहाँ पे नहीं होगा, ये रमेश होगा सिर्फ यहाँ पे, और ये सिर्फ कक्षा होगा। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, कक्षा, रमेश और कक्षा। ठीक है, इस प्रकार से कक्षा में तालियों की आवाज आई और कक्षा में ताली की आवाज आई। और तीसरा है कि रमेश ने पुस्तक उठाई, ये एक वचन है कि एक पुस्तक उठाई, तो एक वचन। और तो इसका बहुवचन क्या होगा कि रमेश ने पुस्तकें उठाई, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें उठाई, तो वो क्या हो गया, बहुवचन। इस प्रकार से चौथा क्या है, कक्षा की खिड़की खुली थी, तो इसका बहुवचन बनाते हुए हम क्या लिखेंगे कि कक्षा की जो खिड़कियां थी वो खुली थी। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको बहुवचन बना के फिर उनके वाक्य को वापस लिखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे दे रखा है कि सुशीला ने किस सामाजिक समस्या के खिलाफ आवाज उठाई। अब ये अध्याय हमने पढ़ रखा है कि सुशीला कौन थी और उसने किस सामाजिक समस्या के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो हमने क्या पढ़ा था कि सुशीला ने बाल विवाह और कम उम्र में शादी जैसी सामाजिक समस्या के खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि जो सुशीला थी उसको छोटी उम्र में ही उसकी शादी करा रहे थे घर वाले, तो उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई और वो शादी न करने का फैसला लिया। ठीक है, इसके लिए उसको पुरस्कार भी मिला और ये अध्याय हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। तो सुशीला जो है उसने बाल विवाह यानी कि कम उम्र में शादी जैसी सामाजिक समस्या के खिलाफ आवाज को उठाया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दे रखा है कि तो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, पंक्ति का अर्थ लिखो। यानी कि तो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना गर्दन का मोल लिए, क्या अर्थ है इस पंक्ति का। तो हमने पढ़ा था कि वे वीर लोग जो देश की सेवा और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं और उन्होंने अपने जीवन या फिर कहे तो गर्दन का मूल्य नहीं लगाया किसी प्रकार से, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। ठीक है, अर्थात उन्होंने देश के लिए की निस्वार्थ त्याग और बलिदान किया। ठीक है, यानी कि इस पंक्ति का सीधा सा अर्थ है कि उन्होंने कोई भी प्रकार का अपना स्वार्थ नहीं रखा। ठीक है, कोई भी प्रकार का ना कोई लोभ रखा, उन्होंने अपने देश के लिए बिना कोई स्वार्थ के बिना कोई लोभ के अपने प्राण त्याग दिए या फिर कहे तो अपना बलिदान दे दिया। तीसरा प्रश्न है कि भवई नृत्य की विशेषताएं लिखिए। भवई नृत्य जो है उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो उसकी विशेषता क्या है, हमने पढ़ी थी। तो उसकी विशेषता है कि भवई राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें नर्तकी की अपने सिर पर कई घड़े रखकर संतुलन बनाती है। यानी कि इसमें जो महिलाएं जो नाचती है ना, वो अपने सर पर बहुत सारे घड़े रखती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और उस प्रकार से ये नृत्य बहुत कठिन और रोमांचक होता है। यानी कि ये नृत्य बहुत कठिन होता है, यानी कि हर कोई इसे नहीं कर सकता है।
और इस नृत्य को करने के लिए उसे प्रैक्टिस चाहिए होगी। और नर्तकी या पीतल की थाली या काँच के टुकड़ों पर नृत्य करती है। और जो नर्तकी है यानी कि जो महिलाएँ नाचती है, वो या तो किसके पे डांस करती है या फिर करती है पीतल की जो थाली होती है उस पे, या फिर करती है काँच के टुकड़ों पे, ठीक है? जो काँच के टुकड़े होते हैं मेन, उस पे। और भवई नृत्य संतुलन, लय और निपुणता का सुंदर उदाहरण है। यानी कि जो भवई भवई नृत्य है, एक तो उनको खड़ा रहना पड़ता है काँच के टुकड़ों पे, और उसके ऊपर उनके सर के ऊपर लगभग 6-7 मटके ऐसे रखे होते हैं। उनका संतुलन भी उनको बनाना पड़ता है। इसलिए जो भवई नृत्य है वो संतुलन, लय और निपुणता का सुंदर उदाहरण है। और छठा है, ये नृत्य प्राय उत्सवों और मेलों में प्रस्तुत किया जाता है। छठा इसमें क्या दे रखा है कि ये जो नृत्य है वो उत्सव उत्सव जो भी होते हैं, यानी कि जो भी प्रोग्राम होते हैं और जो भी मेले वगैरह होते हैं, उनमें ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? इस प्रकार से ये भवई नृत्य की विशेषताएँ थी। अब चौथा है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन-सा नारा दिया? बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने कौन-सा नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है? ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है? तो इसी के साथ ये जो हमारा आकलन है, वो हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है? तो मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद एंड बाय।